हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 यूनिट पढ़ी थी जो थ्योरी बेसिस थी। इंपॉर्टेंट थी हमारे पास क्योंकि वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस में और पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को समझेंगे। उससे पहले हम उनकी डेफिनेशंस देखेंगे क्योंकि काफ़ी डेफिनेशंस हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रेजिडुअल एरर क्या होता है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, तो वो सारी डेफिनेशंस जो होती हैं उनके बारे में देखेंगे। ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, वो सभी डेफिनेशंस हम देखेंगे। उसके बाद हम प्रोबेबल एरर के बारे में समझेंगे। इनके फॉर्मूलाज है हमारे पास, कैसे निकाला जाता है इंडिविजुअल का या फिर मीन का प्रोबेबल एरर कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना है। ठीक है, उसके बारे में फॉर्मूलाज देखेंगे। फिर हम सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में देखेंगे। बेसिकली जो एरर्स हैं जैसे नेचुरल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, ठीक है, तो उन सभी एरर्स के बारे में देखेंगे और टाइप ऑफ एरर्स के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शंस है, ठीक है, जैसे प्रोबेबल एरर के ऊपर भी हमारे पास न्यूमेरिकल बनता है, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे। और लॉज ऑफ वेट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी देखेंगे। और फिर हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो लास्ट में रहेगा 3.6, वो है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सिंपल है, एक बार समझेंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी एक बार आप क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि हर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कराए जाएंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है पूछ सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। उसके बाद आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से, कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, जल्दी से देखें। थ्योरी पार्ट है हमारे पास कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, कि एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज द वन हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ अदर क्वांटिटीज, इट बियर नो रिलेशन विद एनी अदर क्वांटिटी एंड हेंस चेंज इन एनी अदर क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। तो जैसे नाम से जा रहा है हमारे पास कि इंडिपेंडेंट होती है, कि अगर हम दूसरी वैल्यू से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रहता, कि दूसरी वैल्यू में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसके अंदर चेंज नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, कंडीशनड क्वांटिटी है कि ए कंडीशन क्वांटिटी इज वन हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ वन और मोर क्वांटिटीज। तो कंडीशन क्वांटिटी हमारे पास डिपेंडेंट होती है एक्चुअली, जो दूसरी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप देखिए कि अगर एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं तो सम ऑफ एंगल्स जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो सम ऑफ ट्रायंगल्स, जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कंडीशन हो गए कि एंगल बी सी के ऊपर हमारे पास ए भी डिपेंड कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर तीनों एंगल डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गए। इसी कंडीशन इक्वेशन का आगे जाके हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो कंडीशन क्वांटिटी है उनका आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जब डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, ए की वैल्यू अगर 90 रखते हैं, बी की वैल्यू 20 रखते हैं, तो सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 70 डिग्री, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट है हमारे पास, तो वो कंडीशन क्वांटिटी होती है। फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इट इज़ द वन मेड डायरेक्टली ऑन द क्वांटिटी बीइंग डिटरमाइंड। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कोई भी वैल्यू हमें चाहिए उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया हमने, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। इनडायरेक्ट है हमारे पास कि दो वैल्यूज निकालनी, जिस वैल्यू को हमें निकालना है उसको हमने उन दो वैल्यूज से रिलेट करके फाइंड आउट किया है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। जैसे ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ किया स्लोप डिस्टेंस निकालने के लिए, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिया, एंगल निकाल लिया, लेकिन स्लोप डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके स्लोप डिस्टेंस निकाला। ठीक है, तो इट इज वन इन विच द ऑब्जर्व वैल्यू इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ सम रिलेटेड क्वांटिटीज। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी स्लोप्ड क्वांटिटी है, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी थी, ए बी डिस्टेंस कितना है, तो हमने क्या ए ओ निकाल लिया हॉरिजॉन्टल, या ए सी निकाल लिया, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सी डिस्टेंस निकाल लिया हॉरिजॉन्टल वाला, और ये एंगल अल्फा निकाल लिया। फिर ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम इजीली ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन के वेट को हम क्या कहते हैं, वेट एक्चुअली होता क्या है। तो वेट होता है हमारे पास कि कितना वैल्यू जो है वो प्रिसाइज है या ट्रस्ट वर्दी है, हमारे पास वो वेट रिप्रेजेंट करती है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज अ नंबर गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ इट्स प्रिसीजन एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। तो उसके बेसिस पे हम क्या उसको एक नंबर देते हैं जो कि वेट कहलाता है। व्हेन मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन सेवरल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट वर्थ, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन है किसी भी डिस्टेंस एंगल की, तो वो कितना ट्रस्टवर्दी है, प्रिसाइज्ड है हमारे पास, उसके बेसिस पे वेट मिलता है। ठीक है, तो दस इफ अ सर्टेन ऑब्जर्वेशन इज ऑफ वेट 4, इट मीन्स इट इज 4 टाइम्स एज मच रिलायबल एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट 1। तो जितना ज़्यादा वेट
उतनी ज़्यादा ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी, ठीक है, उतनी ज़्यादा प्रिसाइज देन द अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। क्योंकि हम मान लीजिए एक ही डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको 4-5 बार कैलकुलेट किया, तो उसके बेसिस पे इस ए बी डिस्टेंस की जो वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पे वेट हमने हर एक वैल्यू को असाइन कर दिया उनकी प्रिसाइजनेस के लिए या ट्रस्टवर्दीनेस के लिए। जितना भी वेट होगा 3 होगा, तो जिसका वेट 1 है उससे 3 गुना रिलायबल है ए बी जिसका वेट 3 है, ठीक है। When two quantities or observations are assumed to be equally reliable, the observed values are said to be equal weight or of unit weight. अगर इक्वली रिलायबल है तो वेट इक्वल भी होगा उनका और यूनिट वेट भी हम कह सकते हैं। Observations are called weighted then when different weights are assigned to them. Observations are required to be weighted when they are made with unequal care and under dissimilar conditions. तो मान लीजिए आप जो मेजरमेंट कर रहे हो किसी भी पॉइंट्स की, उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो अनइक्वल केयर के साथ हो रहा है और मतलब कि इंस्ट्रूमेंट सेम नहीं है या मान लीजिए कंडीशंस हमारे पास सिमिलर नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट वेट असाइन किया जाएगा, उसके बेसिस पे हम वेटेड ऑब्जर्वेशन वैल्यू निकालते हैं। वेटेड ऑब्जर्वेशन कैसे, जैसे हमने डिस्टेंस एग्जांपल लेते हैं कि एक बार हमने D1 निकाला, उसका वेट हमने W1 दे दिया, फिर हमने D2 निकाला, W2 उसको वेट दिया। तो सिमिलरली जितनी वैल्यूज हैं उनके वेट से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना, ठीक है, सभी वैल्यूज को जो भी हमने ऑब्जर्व की गई हैं, और फिर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ वेट W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी फाइनल कैलकुलेट होकर वो क्या होगी, हमारे पास वेटेड वैल्यू होगी, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा आगे जाके। तो ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी वेटेड when they are made with unequal care and under dissimilar conditions. Weights are assigned to the observations or quantities observed in direct proportion to the number of observation. तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं किसी वैल्यू का, ठीक है, जितनी ज़्यादा बार मेजर करोगे उतना ज़्यादा उसका वेट हो जाएगा क्योंकि उतनी ज़्यादा रिलायबल हो जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। इट इज़ द वैल्यू ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज़ करेक्टेड फॉर ऑल द नोन एरर्स। तो जो भी हमारे पास एरर है उसको उससे करेक्ट कर दिया तो वो ऑब्जर्व वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू आपको पता ही है, एब्सोल्यूट फ्री फ्रॉम ऑल द एरर्स, बट इसको हम ये इंडिटरमिनेट होती है हमारे पास, ठीक है, कभी भी जानी नहीं जाती, नेवर नोन है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर हमारे पास अवेलेबल रहता है ऑब्जर्वेशन के अंदर या मेजरमेंट के अंदर, तो ट्रू वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट ट्रू वैल्यू एक्चुअली क्या है कि जो एब्सोल्यूटली फ्री हो सभी एरर से, वो ट्रू वैल्यू होती है। फिर जो होती है वो है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये चीज़ पूछी जाती है हमारे पास एग्जाम में कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है। ये वैल्यू है जिसके चांसेस हैं ट्रू वैल्यू के होने के, मतलब कि इट इज़ द वन विच हैज़ मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू देन हैज़ एनी अदर। तो आप कितनी भी वेटेड वैल्यू निकाल लीजिए या फिर कोई भी मेजरमेंट कर लीजिए, जितनी चाहे उतनी मेजरमेंट कर लीजिए, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है ट्रू वैल्यू के, उसके चांसेस जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द सेवरल मेजरमेंट्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड। तो हम वेटेड भी निकालते हैं, वो आगे जाके देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि इट इज़ द वन विच हैज़ मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू वैल्यू देन हैज़ एनी अदर वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई और वैल्यू हो बट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ज़्यादा क्लोज होती है ट्रू वैल्यू के। अब एरर्स की बात करते हैं। 3 एरर होते हैं, ट्रू एरर, मोस्ट प्रोबेबल एरर और रेजिडुअल एरर। तीनों को एक साथ पढ़ेंगे जिससे कि इनको याद किया जा सके, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। एक हो गई हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एक हो गई हमारे पास ट्रू वैल्यू और थर्ड हो गई हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू। तो अगर हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू की, वो होता है हमारे पास रेजिडुअल एरर। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का, उसको हम रेजिडुअल एरर कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास, फिर से लिख लेते हैं उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू थी हमारे पास, ट्रू वैल्यू थी और ऑब्जर्व वैल्यू थी, ठीक है। इसमें से हमने देखा कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के डिफरेंस को क्या कहते हैं, हम रेजिडुअल एरर कहते हैं, ठीक है। ये रेजिडुअल एरर हो गया। उसके बाद हमारे पास है ट्रू एरर, वो होता है हमारे पास ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ट्रू एरर। उसके बाद जो थर्ड है वो है मोस्ट प्रोबेबल एरर, वो होता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और
ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस, वो होता है वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल एरर को देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी विच एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फिक्सेस द लिमिट्स विद इन विच इट इज इवन चांस द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी मस्ट लाई। तो एक तरीके से डिफरेंस ही है वहाँ पर ट्रू वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का, कि कितना ऐड करें कितना सब्ट्रैक्ट करें कि वो ट्रू वैल्यू के चांसेस बन जाए एग्जैक्टली होने का। ठीक है, और ट्रू एरर जो है वो वहाँ पर डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का। रेजिडुअल एरर जो होता है वो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस जो होता है। ठीक है, तो आपको नाम से ही ये चीज़ें एक बार समझ लेनी है और फिर आगे जाके याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है वहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन, इसका काफ़ी यूज किया जाएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या है, इट इज़ द वन ए विच इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग ईच इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ द अननोन हुज नॉर्मल इक्वेशंस इज टू बी फाउंड एंड बाय एडिंग द इक्वेशन दस फॉर्म। तो नॉर्मल इक्वेशन हमें बनानी पड़ेंगी आगे जाके जब हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली जिसकी नॉर्मल इक्वेशन बना रहे हैं, मान लीजिए कोफिशिएंट्स है आपके पास ए बी सी डी ई, ठीक है, जो भी हमारे पास अननोन है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे 2a है तो 2 जो है वो कोफिशिएंट हो गया, उससे उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर उस अननोन का जिसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो सेम इक्वेशन लिखना है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इन सभी इक्वेशंस को ऐड करके जो फाइनल बनता है वो नॉर्मल इक्वेशन बनती है उस अननोन के लिए। तो ये क्या है, जब हम लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन आगे जाके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस इज द सेम एज द नंबर ऑफ अननोन्स, तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतनी हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो है एमएसक्यू के अंदर बनते हैं ऑप्शंस, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ द अननोन कैन बी फाउंड फ्रॉम दीज इक्वेशन, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल इक्वेशन लिख के। ठीक है, आगे जाके पूरा समझ आएगा। फिर भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए 2a + b = 75 है और हमारे पास 3a + 2b हमारे पास 90 है। तो आपको नॉर्मल इक्वेशन, दो अननोन है तो दो नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, एक a के लिए एक b के लिए। जब हम नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हैं a के लिए तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या है, एक पहली इक्वेशन में 2 है और दूसरी इक्वेशन में 3 है। तो पहली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 × 2a + b = 2 × 75, इसको करोगे 3 से मल्टीप्लाई जो कोफिशिएंट है 3 × 3a + 2b, ठीक है, और = 3 × 90। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन करोगे और जो इक्वेशन बनेगी फाइनल ऐड होने के बाद वो नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए होगी। बी के लिए लिखोगे आप तो पहले इक्वेशन को 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 1 कोफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड ऑन करके जो इक्वेशन बनेगी वो नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी होगी। फिर दो नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी, एक ए के लिए एक बी के लिए, दो अननोन है उन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देती है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो प्रोबेबल एरर सिंगल मेजरमेंट के लिए निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक्चुअली हम इसको इसको हम σn-1 से या सिग्मा से हम इसको डिनोट करेंगे। तो σn-1 लिख रहे हैं अगर हम, तो वो √ का σv²/n-1 के बराबर होगा। तो आपको ईजी हो जाएगा इसको याद करने के लिए कि सिंगल मेजरमेंट के लिए अगर मोस्ट प्रोबेबल एरर कितना होगा, प्रोबेबल एरर कितना होगा, प्लस माइनस का 0.6745 सिग्मा। तो ये सिग्मा जो होता है वो होता है √ का σv²/n-1। अब इसमें v²/n-1, n तो आपको पता है सिंपली है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सीरीज कितनी है वो हो गई, और ये जो v निकालते हैं हम वो होता है एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन और उसकी मीन ऑफ द सीरीज से। फिर उन दोनों डिफरेंसेस को स्क्वायर करके ऐड ऑन करते हैं, डिवाइडेड बाय n-1 का स्क्वायर रूट करते हैं, तब हमारे पास सिग्मा निकलता है। तो ये जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको दिख जाएगा, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, लास्ट में हम करेंगे उसको। तो यहाँ पे आपको समझना है कि मान लीजिए आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस है x, उसका मीन निकालना है और फिर माइनस का हर एक ऑब्जर्वेशन को करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उन सभी का सम करना है और डिवाइडेड बाय n-1 करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय -1, उसका स्क्वायर रूट करना है, तब आपका सिग्मा निकलेगा। फिर जब ये सिग्मा निकलेगा उसको आपको 0.6745 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपका
मोस्ट प्रोबेबल एरर फॉर सिंगल मेजरमेंट निकलेगा, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल हम लास्ट में करेंगे, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ±0.6745 सिग्मा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रोबेबल एरर फॉर मीन या एवरेज, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो मीन और एवरेज का निकालना है तो सिंपली आपको सिंगल ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबल एरर निकालना है और डिवाइडेड बाई √n करना है हमारे पास। इससे क्या EM निकलेगा, मीन या एवरेज का प्रोबेबल एरर। ये रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास सिंगल ऑब्जर्वेशन का एरर दिया जाएगा, मीन का पूछा जाएगा, तो आपको क्या √n करना है, ठीक है। जो मीन का प्रोबेबल एरर होगा वो सिंगल ऑब्जर्वेशन बाई √n के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में देख लीजिए, उसमें भी आ चुका है हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन। n तो आपको पता ही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस थर्ड है हमारे पास प्रोबेबल एरर ऑफ ए सम। तो प्रोबेबल एरर ऑफ सम निकालना है आपको। तो व्हेन ए मेजरमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सम्स और डिफरेंसेस of several n observation having different probable errors E1, E2, E3, En, the probable error of the measurement is the square root of sum of squares of the probable errors of the several observation। तो सिंपली आपको probable error of sum निकालना है। तो जो भी probable errors है हमारे पास E1, E2, E3, इन सभी को स्क्वायर करना है, सम करना है और स्क्वायर रूट कर देना है, probable error of measurement निकल जाएगा या सम निकल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन और प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ही है, जो ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बहुत सारे प्रोबेबल एरर आपके पास अवेलेबल है, उनका स्क्वायर करके ऐड करना है और स्क्वायर रूट करना है, तो आपको प्रोबेबल एरर ऑफ सम मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। हमें पता है क्या होता है, डेफिनेशन हमें पता है कि मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू देन एनी अदर, ठीक है। इट कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द थ्योरी ऑफ एरर दैट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज द इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ इक्वल वेट। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखिए, अगर आपके पास इक्वल वेट्स की ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप सिंपली उनको अर्थमेटिक्स मीन निकाल दीजिए, तो वो जो वैल्यू आएगी वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगी। लेकिन आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस है वो अनइक्वल वेट की है, मतलब उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेट असाइंड है, तो आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उनके ऑब्जर्वेशंस को वेट से मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाई टोटल वेट कर देना है, सभी वेट्स को ऐड ऑन करके डिवाइड कर देना है, तो वो आपको क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन दिया जाएगा, वही हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं हम एवरेज एरर के ऊपर। एवरेज एरर क्या है कि एन एवरेज एरर इज द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेपरेट एरर टेकन ऑल विद द सेम साइन ईदर प्लस और माइनस। तो जब हमारे पास इक्वल वेट की ऑब्जर्वेशंस की सीरीज अवेलेबल है, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है, ठीक है, जिनका वेट इक्वल है, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है, मतलब सेम साइन लेना है आपको, प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है, और फिर जो उसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे वो एवरेज एरर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर का भी सिंपल फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन होता है हमारे पास। तो स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द इंडिविजुअल एरर्स, उसको क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर कहते हैं। कि हमने देखा था कि एक्स बार या मीन से जब हम सभी ऑब्जर्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंस लाके उनका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई n-1 करते थे, तो सिग्मा n-1 मिलता था। यहाँ पे आपको क्या सिंपली वी स्क्वायर निकालना और डिवाइडेड बाई n कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अर्थमेटिक मीन हो गया ये ऑफ स्क्वायर्स और डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या रहेगा हमारे पास, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मीन स्क्वायर एरर क्या इक्वल हो जाता है। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन एरर्स है हमारे पास, उन सभी को स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई उनका मीन करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो मीन स्क्वायर रूट। नाम से पता चल रहा है हमारे पास मीन स्क्वायर एरर। तो जितने भी एरर्स हैं उनका स्क्वायर कीजिए और उसको फिर मीन कर दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाई n कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट करोगे आप तो मीन स्क्वायर एरर मिलेगा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एरर इन सर्विंग मेजरमेंट्स देख लेते हैं। बेसिकली 3 होते हैं, नेचुरल होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल होते हैं और पर्सनल होते हैं। तो देखिए नेचुरल एरर्स कौन से होते हैं कि दीज आर कॉज्ड ड्यू टू वेरिएशंस इन नेचर। जैसे हमारे पास विंड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रिफ्रैक्शन है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, तो ये सभी नेचर की वजह से जो वेरिएशंस आता है, जो एरर आता है, वो नेचुरल एरर्स होता है।
इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कौन से होते हैं? जो इम्परफेक्शन की वजह से होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है हमारे पास उसके इम्परफेक्टनेस की वजह से, कि दीज रिजल्ट फ्रॉम इम्परफेक्शन इन द कंस्ट्रक्शन और एडजस्टमेंट ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, तो जो इम्परफेक्शन अवेलेबल है किसी भी पार्ट ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट में, उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर इंट्रोड्यूस होता है। फिर हमारे पास पर्सनल एरर है, तो अगर हम अच्छे से मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, केयरलेसनेस दिख रही है, तो जब हम अच्छे से मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो जैसे ह्यूमन सेंस ऑफ साइट है, टच है, हियरिंग है, इनकी लिमिटेशन की वजह से क्या पर्सनल एरर आता है। तो इन्हीं एरर्स को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं टाइप ऑफ एरर्स में। ये तो सोर्सेज हैं कहाँ से हमारे पास एरर आते हैं, बट टाइप ऑफ सोर्सेज हमारे पास जैसे ग्रॉस एरर हो गया, ठीक है, रैंडम एरर हो गया, तो वो सभी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस एरर के बारे में। ग्रॉस एरर को हम ब्लंडर और मिस्टेक भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ब्लंडर क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ से आता है। तो जब आप कोई ब्लंडर या मिस्टेक जिसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं, वो केयरलेसनेस की वजह से आती है ऑन द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर इन टेकिंग और रिकॉर्डिंग रीडिंग। जब आप रीडिंग ले रहे हो हमारे पास तो अच्छे से नहीं ले रहे हो, केयरलेसनेस दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से जो मिस्टेक होगी वो ब्लंडर या मिस्टेक कहलाएगी या ग्रॉस एरर होगा। फॉल्ट्स इन इक्विपमेंट की वजह से, एडॉप्शन ऑफ रॉन्ग टेक्निक की वजह से, मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, ग्रॉस एरर आता है जिसको हम ब्लंडर या मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। द ब्लंडर्स और मिस्टेक्स रिजल्ट इनटू लार्ज एरर्स एंड दस कैन इजीली बी डिटेक्टेड बाय कंपेयरिंग विद अदर टाइप ऑफ एरर्स जनरली स्मॉल इन वैल्यू। तो ये जो ब्लंडर होता है वो बेसिकली लार्ज वैल्यू का होता है, मतलब ग्रॉस एरर या मिस्टेक होती है वो लार्ज एरर होती है, उसकी वैल्यू जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, फिर उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होता है ये भी पूछा जाता है, वो होता है प्लस माइनस का 3.2 एस। एस हमारे पास वही है जो सिग्मा n-1 था हमारे पास, ठीक है, वैसे ही कैलकुलेट करना है आपको। तो 0.6745 सिग्मा जो था वो था हमारे पास प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, और अगर हम प्लस माइनस का 3.29 सिग्मा की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड इज यूज टू सेपरेट मिस्टेक्स और ब्लंडर फ्रॉम द रैंडम एरर्स। तो जितनी भी मिस्टेक्स और ब्लंडर होते हैं वो हाई वैल्यू रखते हैं जिनको हम इजीली डिटेक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम परमिसिबल एरर हमें पता ही है प्लस माइनस का 3.29 सिग्मा या एस तक रहता है अवेलेबल, ठीक है। इफ एनी एरर डेविएट्स फ्रॉम द मीन बाय मोर देन द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इट इज कंसिडर्ड एज ग्रॉस एरर एंड द मेजरमेंट इज रिजेक्टेड। तो अगर ग्रॉस एरर जो है वो हमारे पास, या जो भी एरर है मैक्सिमल परमिसिबल एरर से ज़्यादा आ रहा है, प्लस माइनस 3.29 सिग्मा या एस से ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, तो वो जो एरर होगा वो ग्रॉस एरर होगा, उस मेजरमेंट को हम रिजेक्ट कर देंगे। आफ्टर मिस्टेक्स हैव बीन डिटेक्टेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट द रिमेनिंग एरर्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इधर सिस्टमैटिक और रैंडम एरर डिपेंडिंग ऑन द करेक्टरिस्टिक ऑफ एरर्स। तो जब हमने एलिमिनेट कर दिया किसी मेजरमेंट से किसको, मिस्टेक या ब्लंडर को, तो जो एरर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सिस्टमेटिक हो सकता है या फिर रैंडम एरर हो सकता है। तो ये दोनों कौन से एरर होते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स, तो इट अकर्स अकॉर्डिंग टू ए सिस्टम, दीज एरर फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न। सिस्टमेटिक जो होता है वो हमारे पास क्यूमुलेटिव होगा, मतलब कि हमारे पास एक ही एरर जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दस इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस सेम पैटर्न ऑफ सिस्टमेटिक एरर रीअकर। तो अगर सेम रिपीट कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट को, सेम मेजरमेंट ले रहे हैं हमारे पास और सेम कंडीशन अवेलेबल है, तो जो साइन होगा हमारे पास एरर का वो सेम ही होगा, मतलब कि पॉजिटिव पहले आया था तो बाद में भी पॉजिटिव ही आएगा, सेम पैटर्न को फॉलो करता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो दीज एरर्स आर डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एंड ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एरर होते हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ पर ऑब्जर्वर के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी और एनवायरनमेंट के ऊपर भी। एनी चेंज इन वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम विल कॉज ए चेंज इन द करेक्टर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। तो अगर हमने कंडीशन चेंज कर दी
और उसके बाद हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसका जो सिस्टमेटिक एरर का, जैसे मैंने पहले बताया था कि सेम पैटर्न रहेगा, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू एंड साइन ऑफ एरर्स इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक एरर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्यूमुलेटिव एरर एंड कंपेंसेटिंग एरर। सिस्टमेटिक एरर्स आर डेल्ट विद मैथमेटिकल यूजिंग फंक्शनल रिलेशनशिप्स और मॉडल्स। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जाती है वहाँ पर कि सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं जो डील करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, मतलब हम इनको मैथमेटिकली करेक्ट कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर को यूजिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप और मॉडल्स। तो फंक्शनल रिलेशनशिप और मॉडल्स का यूज करके मैथमेटिकली हम सिस्टमेटिक एरर को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, रैंडम एरर है। तो आफ्टर मिस्टेक्स आर एलिमिनेटेड, सिस्टमेटिक एरर्स आर करेक्टेड, मैथमेटिकली हम करेक्ट कर सकते हैं उनको। इस सर्वे मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद रैंडम एरर। तो तीसरा जो बचता है वो सिर्फ रैंडम एरर बचता है मेजरमेंट के अंदर, जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो दिस एरर इज स्मॉल, क्वांटिटी स्मॉल होती है, इज इक्वली लायबल टू प्लस और माइनस, मतलब कि प्लस भी लाई कर सकता है किसी भी मेजरमेंट में या माइनस भी हो सकता है वापस, ठीक है, तो इक्वल लायबिलिटी होती है। 10 पार्टली कंपेंसेटिंग इन नेचर, तो आपस में वो एक दूसरे को कंपेंसेट कर लेते हैं, इसलिए रैंडम एरर जो कंपेंसेटिंग होता है, और क्यूमुलेटिव नेचर होता है सिस्टमेटिक एरर का, ठीक है। तो रैंडम एरर्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड दे कैन नॉट बी इवेल्युएटेड और क्वांटिफाइड एग्जैक्टली। तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो रैंडम एरर जो होता है वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, बट खुद से वो कंपेंसेट कर सकता है, क्योंकि प्लस और माइनस जो है वो इक्वली लायबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि रैंडम एरर अकर करते हैं जब मिस्टेक हम एलिमिनेट कर देते हैं, और सिस्टमेटिक एरर जो मैथमेटिकली करेक्ट किया जा सकता है उनको करेक्ट करने के बाद, ठीक है। इनका जो क्वांटिटी होती है स्मॉल होती है, ठीक है, और इनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इवेलुएट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है रैंडम एरर के बारे में, ठीक है, कंपेंसेटिंग इन नेचर होते हैं। अब जैसे हमने जो फॉर्मूलाज देखे थे कि प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करें, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन हम कैसे कैलकुलेट करें, उसका एक एग्जाम्पल है कि इन कैरिंग ए लाइन ऑफ लेवल्स अक्रॉस ए रिवर द फॉलोइंग 8 रीडिंग्स वर टेकन विद ए लेवल अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो ये हमारे पास लेवल्स की रीडिंग है। क्या क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, 2.322, 2.346, 2.352, 2.306, 2.312, 2.300, 2.306, 2.326। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको आंसर्स भी मैंने आपको दे दिया है, लेकिन सॉल्व आपको खुद करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो एक बार पहले चेक कीजिए खुद से, और फिर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, वीडियो के अंदर भी कमेंट कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है। हमने क्या कहा था, अगर प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन निकालना है तो ES है हमारे पास फॉर्मूला था ±0.6745 सिग्मा n-1। अब ये जो सिग्मा n-1 है वो था हमारे पास अंडर रूट का समेशन ऑफ v²/n-1। तो n की वैल्यू हमें पता है 8 है, तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। अब हमारे पास जो टास्क बचा वो था समेशन ऑफ v² निकालना। अब समेशन ऑफ v² निकालना है तो उसके लिए आपको मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि समेशन ऑफ v² जो है वो एक्चुअली में जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उसमें से मीन वैल्यू को माइनस करने के बाद स्क्वायर है, ठीक है, और फिर इन सभी का समेशन है। तो सबसे पहले हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीन वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सिंपली 2.322, 2.346, ठीक है, जितनी भी 8 वैल्यूज हैं आपको सभी को ऐड ऑन करना है, और उसके बाद आपको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देना है जो कि 8 है हमारे पास, ठीक है। 2.3, उसके बाद 2.306, फिर हमारे पास 2.326 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मीन वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी आएगी आपके पास 2.321 आएगी, ठीक है। तो मीन वैल्यू आपकी 2.321 आ गई, लेकिन ये हमें क्वेश्चन में पूछी नहीं है, हमसे पूछी गई है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। तो
जब आपके पास ये जो वैल्यू आई मीन वैल्यू वो x बार आ गई, ठीक है। अब पहली ऑब्जर्वेशन x1 कितना हो गया 2.322, x2 हो गया 2.346, ऐसे सिमिलरली x8 तक मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है। अब आपको क्या वी स्क्वायर निकालना है समेशन का। तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहली जो वैल्यू है उसमें से मीन को माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर हमारे पास दूसरी वैल्यूज है, उसमें से मीन को माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली आपको क्या है सभी वैल्यूज में से x8 तक जो है मीन को माइनस करना है और स्क्वायर कर देना है, तो आपको समेशन ऑफ वी स्क्वायर मिलेगा। तो x1 हमें पता ही है 2.322 है, x2 हमें पता है 2.346 है, सिमिलरली x3 हमारे पास 2.352 और x बार की वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाल दी है 2.321 है। तो ये आपको समेशन ऑफ वी स्क्वायर देगा। इन सभी को ऐड ऑन कर दोगे तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर समेशन ऑफ वी स्क्वायर आपका आ गया और डिवाइडेड बाई n-1 करना है। n-1 कितना हो गया 8-1 मतलब 7। तो ये कितना है समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई 7। वी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया और ये अंडर रूट का निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा सिग्मा n-1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप वो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सिग्मा n-1 वैल्यू आ जाएगी। ये भी आंसर नहीं होगा, सिग्मा n-1 हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, वो हो जाएगा ES। तो सिग्मा n-1 जब हमने कैलकुलेट कर लिया उसको आपको प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करना है 0.6745 से इंटू का सिग्मा n-1। तो सिग्मा n-1 आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है प्लस का 0.6745 से। तो ये कितनी आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.01295, ठीक है। तो जिसके अंदर ही हमारे पास मेजरमेंट्स रहेंगी उसी यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ES जो पहला पार्ट है वो आ जाएगा आपका प्लस 0.01295, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है, कोई भी डाउट है आप उससे मुझसे पूछ सकते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर प्रोबेबल एरर ऑफ मीन निकालना है। तो जब हमें ES की वैल्यू मिल गई, सिंपली आपको इसको स्क्वायर रूट ऑफ n से कर देना है डिवाइड, तो आपको EM प्रोबेबल एरर ऑफ मीन मिल जाएगा। तो जैसे ये वैल्यू है 0.01295 और n की वैल्यू हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है हमारे पास, इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 0.00458 मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो गया EM की वैल्यू 0.00458, ठीक है। ठीक है, तो आपको आंसर दिया गया है और कोई भी आपका आंसर मैच नहीं होता है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, नहीं तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आज की वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छे से समझिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है वापस गेट ज्योमेट्रिक्स या गेट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।